नमस्कार। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कोर्स में हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात किया और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर हम लोगों ने सॉलिड्स के कुछ इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टल किसे कहते हैं, लैटिस क्या होता है, रेसिप्रोकल लैटिसेस क्या होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्रिस्टलोग्राफी की बात थोड़ी सी हम लोगों ने किया। आगे हम लोगों ने कहा था ड्रूड्स मॉडल या सोमरफेल्ड मॉडल की बात जब हम कर रहे थे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, तो हम लोगों ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री पार्टिकल्स मान करके सारी बातें कर रहे हैं, विच इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। और इसकी वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो था वो बहुत सारे चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन इसके पहले की सॉलिड के थर्मल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पर हम लोग एक रीलुक दें और इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल फ्री पार्टिकल्स न मान करके नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की बात करना शुरू करें। हम लोग लैटिस वाइब्रेशन के बारे में पहले समझना चाहेंगे और हम लोग ये बात करना चाहेंगे कि क्या क्रिस्टल के अंदर अगर किसी वेव का प्रोपेगेशन होना है, किसी डिस्टरबेंस का प्रोपेगेशन होना है, देन हाउ कैन इट टेक प्लेस, और उस वेव का इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं। और इन बातों की समझ बनने के बाद हम लोग सॉलिड के थर्मल प्रॉपर्टीज को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स को, या उसके और भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को ज़्यादा अच्छे से शायद समझ पाएंगे। तो आगे की जो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हमें बातें करनी हैं सॉलिड के थर्मल, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को गहराई से समझने के लिए, उसकी बुनियाद हम अभी तैयार करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने आज के लेक्चर का टॉपिक का नाम ही दिया है, क्रिस्टल वाइब्रेशन एंड इक्वेशन ऑफ वेव इन ए मीडियम हैविंग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। मैं इस टॉपिक पर आज के लेक्चर के लगभग एंड में आऊंगा। उसके पहले इसकी भी बुनियाद तैयार करने की जरूरत है, इसका एक प्रीटेक्स्ट बताने की जरूरत है, इसके एक प्रिल्यूड को डिस्कस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा या थोड़ा रिकैप करवाना चाहूंगा कि अपने क्लास 11-12 के कोर्स में आपने पढ़ा है कि वेव किसे कहते हैं, व्हाट एक्चुअली इज वेव, व्हाट इज कॉल्ड अ वेव, व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल फेनोमेना इज वेव, वेव क्या होता है और वेव का इक्वेशंस कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि वेव इज प्रोपेगेशन ऑफ अ डिस्टरबेंस। वेव किसी डिस्टरबेंस का प्रोपेगेशन है। प्रोपेगेशन ऑफ अ डिस्टरबेंस, ऐसा प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टरबेंस जिसके द्वारा स्पेस में एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे
अगर हम साउंड वेव की ही बात करें जो कि एक मैकेनिकल वेव है, तो कैसे प्रोपेगेट करता है साउंड वेव? आपको पता है, मान लीजिए गैसियस मीडियम है और गैसियस मीडियम में साउंड वेव के प्रोपेगेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो गैसियस मीडियम के डिफरेंट लेयर्स होंगे वन आफ्टर द अदर। जब कोई डिस्टरबेंस मीडियम में नहीं है तो ये लेयर्स के बीच का मीन इक्विलिब्रियम सेपरेशन ऐसा है। और एक ट्यूनिंग फॉर्क को हम लोग वाइब्रेट करवा देते हैं। तो ये जब ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता है तो ये अपने आसपास के लेयर को अपने साथ दबा करके आगे ले जाता है, और यहाँ से यहाँ के बीच जितने लेयर्स थे इतने वॉल्यूम में जब इसको दबा करके ये आगे ले जाएगा तो अब उतने ही लेयर्स, उतनी ही हवा, गैसियस मीडियम का उतना ही मास अब कॉम्पैरेटिवली कम वॉल्यूम में आ जाएगा और ये लेयर्स क्लोजर आ जाएंगे, और हम कहते हैं कि कंडेंसेशन प्रोड्यूस हो गया, कंप्रेशन प्रोड्यूस हो गया, और यहाँ का लोकल प्रेशर बढ़ गया। अब इसके लेफ्ट का प्रेशर ज़्यादा है, राइट का प्रेशर अभी भी नॉर्मल प्रेशर है। तो इस बाउंड्री वाले लेयर पर एक नेट फोर्स लगेगा और ये एक्सेलरेट कर जाएगा। तो अब यहाँ रेयरफैक्शन हो जाएगा और कंप्रेशन यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ चला जाएगा। तो जहाँ पर पहले हाई प्रेशर जोन बना हुआ था वहाँ पर अब लो प्रेशर हो जाएगा। तो मीडियम के किसी गिवन पोजीशन पर का प्रेशर समय के साथ बदलता है, डिस्टर्ब होता है। कभी नॉर्मल से ज़्यादा होता है, फिर नॉर्मल होता है, फिर नॉर्मल से भी कम होता है, फिर नॉर्मल होता है। मतलब प्रेशर एक तरह से एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू के बीच ऑसिलेट करता है, सिंपल हार्मोनिकली, अगर हार्मोनिक वेव है तब। और प्रेशर का वैल्यू समय के साथ चेंज करता है, प्रेशर डिस्टर्ब होता है। और जब आप यहाँ का प्रेशर डिस्टर्ब करेंगे तो वो अपने आगे के रीजन के प्रेशर को डिस्टर्ब कर देगा। तो प्रेशर का डिस्टर्बेंस एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कम्युनिकेट होता है मीडियम के इलास्टिक चेन के थ्रू, और इस तरह से प्रेशर का डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है और उस प्रेशर के डिस्टर्बेंस के रूप में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ये अपने आगे वाले लेयर को दबाएगा, उस पर फोर्स लगाएगा, उसको डिस्प्लेस करेगा, तो उसको वर्क करेगा, उस पर वर्क करने में एनर्जी खर्च होगी। तो इसको जितनी एनर्जी मिली इसके पहले वाले लेयर से, उसका कुछ पार्ट इसने अगले वाले को शेयर कर दिया, तो एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, यहाँ से यहाँ पहुँच गई। और ये लेयर्स अपने अपने पोजीशन, मीन पोजीशन के अबाउट ही ऑसिलेशन करते रहते हैं। बल्क डिस्प्लेसमेंट मैटर का नहीं होता है, लेकिन डिस्टरबेंस मीडियम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रांसमिट हो जाती है, और इसी को वेव का ट्रांसमिशन कहते हैं। हम कहते हैं कि कोई डिस्टरबेंस मीडियम में आगे बढ़ रहा है। इसी तरह की बात स्ट्रिंग वेव के साथ होती है। स्ट्रिंग में अगर कोई वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, पहले आप ऐसा मान लें कि एक स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रेच्ड है और इसको कहीं से आप खींच करके प्लग करके छोड़ दें। तो जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो स्ट्रिंग के दोनों तरफ का ये जो पार्ट्स है, इस वाले पार्ट पर यहाँ पर टेंजेंशियली ये टेंशन इधर लगाएगा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को टेंजेंशियली इधर खींचेगा। इन दोनों का ये कंपोनेंट तो ऐड करके जीरो हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का ये कंपोनेंट ऐड करके एक नेट फोर्स देगा, और वो इसको खींच करके नीचे लाना चाहेगा, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन में लाना चाहेगा, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीस्टोर करवाना चाहेगा। मतलब ये एक तरह का रिस्टोरिंग फोर्स है। और अगर आप इसको खींच करके छोड़ देंगे तो इस रिस्टोरिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन करना चाहेगा, लेकिन यहाँ आते आते ही एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा है तो कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से नीचे चला जाएगा, तो फिर रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर लगने लगेगा।
और ये अपने पोजीशन पर ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाले पार्ट को ये वाला पार्ट खींच रहा है तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को भी खींच रहा होगा और उसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा वो इसको डिस्टर्ब कर देगा। तो इस तरह से डिस्टर्बेंस मीडियम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कम्युनिकेट हो रहा है और डिस्टर्बेंस के इस तरह के प्रोपेगेशन को ही हम लोग वेव बोलते हैं। तो वेव अपने आप में एक फेनोमेनन है, एक फिजिकल प्रोसेस है जो डिस्टर्बेंस के रूप में मीडियम में या स्पेस में प्रोपेगेट करता है, ट्रैवल करता है और उस डिस्टर्बेंस के प्रोपेगेशन के रूप में एक्चुअली स्पेस के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है और इस फेनोमेनन को ही वेव फेनोमेनन कहते हैं या वेव कहते हैं। और हम लोग बहुत ज़्यादा वक्त इस पर नहीं देंगे। हम लोगों ने इंटरमीडिएट क्लासेस में पढ़ा था इस वेव का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो सपोज कीजिए किसी स्ट्रिंग के एलोंग कोई इस तरह का एक डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहा है किसी मीडियम में v स्पीड से और किसी गिवन मीडियम में ये वेव का स्पीड फिक्स्ड होगा। और अभी तक हम लोग जो भी मीडियम की बात कर रहे हैं ये कंटिन्यूअस मीडियम है, कंटिन्यूअस आइसोट्रॉपिक मीडियम की बात कर रहे हैं हम लोग। और सपोज कीजिए अब इसमें तीन तरह की बातें होंगी। जब कोई डिस्टरबेंस एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के एलोंग ट्रैवल कर रहा होगा, मतलब हम कहें कि अगर कोई वेव एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के एलोंग ट्रैवल कर रहा होगा तो दो तीन बातें होंगी। एक तो कि मीडियम के किसी पोजीशन x पर का पार्टिकल टाइम t पर डिस्टर्ब्ड है और वो अपने मीन पोजीशन से y डिस्टेंस ऊपर है, तो ये एक तरह से अपने मीन पोजीशन की तुलना में कितना ज्यादा डिफॉर्म्ड है। y जितना ज्यादा होगा इसका मतलब कि यहां का पार्टिकल उतना ज्यादा डिफॉर्म्ड है, डिस्टरबेंस उतना ज्यादा अमाउंट में मीडियम के उस पोजीशन पर उस मोमेंट ऑफ टाइम पर प्रेजेंट है। और ये y जो है वो एक तरह से अमाउंट ऑफ डिस्टरबेंस, अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रेजेंट एट पोजीशन x एट टाइम t को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अगर हार्मोनिक वेव है तो मीडियम के हर पोजीशन पर के पार्टिकल्स अपने अपने रेस्पेक्टिव पोजीशंस पर SHM कर रहे होंगे और SHM करने वाले पार्टिकल का किसी गिवन t पर अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है वो पता लगता है फेज से कि उस मोमेंट ऑफ टाइम पर कौन सा फेज वहां पर प्रेजेंट है। तो एक तरह से y का एक सर्टेन वैल्यू जो मीडियम के किसी गिवन पोजीशन पर किसी गिवन t पर प्रेजेंट है वो इस बात का आइडिया दे रहा है कि डिस्टरबेंस का कौन सा फेज उस t पर मीडियम के उस पोजीशन पर प्रेजेंट है। और वेव का जनरलाइज्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो इसका एक तरीका हम लोग ऐसे बताते थे ना कि अगर ये v स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो डिस्टरबेंस का जो फेज y का जो वैल्यू t इज इक्वल टू t पर x इज इक्वल टू x पर प्रेजेंट है, t सेकेंड पहले वो कहां पर होगा, तो t सेकेंड में कितनी दूरी ट्रेवल किया होगा vt, s इज इक्वल टू ut लगा देते हैं तो ये vt डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा t सेकेंड में
तो अभी अगर x पर है तो t सेकेंड पहले x माइनस वीटी पर होगा। तो y का जो वैल्यू अभी x पर है, t सेकेंड पहले y का वही वैल्यू x माइनस वीटी पर होगा। और इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। y सेम पोजीशन पर किसी पार्टिकल का अलग अलग टाइम पर y अलग अलग होगा। अब यहां है, थोड़ी देर के बाद यहां होगा, थोड़ी देर के बाद यहां होगा, थोड़ी देर के बाद यहां होगा। तो सेम गिवन x पर का y अलग अलग t पर अलग अलग हो सकता है। तो एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल x है। y का कोई गिवन वैल्यू अलग अलग x पर किसी गिवन t पर पाया जा सकता है, या किसी गिवन t पर अलग अलग x पर y के अलग अलग वैल्यूज पाए जा सकते हैं। तो एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल t है। तो इन तीनों वेरिएबल के बीच का एक ऐसा रिलेशन जो उस मीडियम में ट्रेवल करने वाले वेव के बारे में सारा इंफॉर्मेशन कंटेन करे, वो उस मीडियम में ट्रेवल करने वाले वेव का इक्वेशन कहा जाता है। और मैं बिल्कुल उस वेव के इक्वेशन के डेरिवेशन में जाने वाला नहीं हूं, मैं थोड़ा थोड़ा रिकैप करवा रहा हूं। तो हम लोग करते क्या हैं कि किसी ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन लिखने के लिए इन 3 वेरिएबल्स में से किसी एक को बाकी 2 का फंक्शन बनाते हैं। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां से यहां जाने में ये x इज इक्वल टू वी टी है, तो t इज इक्वल टू एक्स बाई वी होगा। तो अभी डिस्टर्बेंस का जो फेज यहां पर है x बाई वी सेकेंड पहले, अगर यहां t बराबर t पर है तो t माइनस एक्स बाई वी पर डिस्टर्बेंस का वही फेज यहां से x डिस्टेंस पहले x बराबर 0 पर होगा। तो अगर y को हम लोग फंक्शन बना देते हैं x माइनस वी टी का, या y को फंक्शन बना देते हैं x प्लस वी टी का, तो वो उस मीडियम में ट्रेवल करने वाले पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाले वेव को रिप्रेजेंट करता है। और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाले वेव को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहां पर जो चीज होगा ना, वो कितना है उसका फंक्शन है y। मतलब y डिपेंड कर रहा है इसके वैल्यू पर। ये जो भी चीज होगा उसी का फंक्शन है y। इसके अलग अलग वैल्यू के लिए y अलग अलग होगा। और y कितना है वो डिपेंड करेगा कि वहां पर डिस्टरबेंस का कौन सा फेज है। 0 डिग्री का फेज है, 30 डिग्री का फेज है, 90 डिग्री का फेज है, कौन सा फेज है। तो एक तरह से ये वाली चीज रिप्रेजेंट कर रहा है द फेज ऑफ द डिस्टर्बेंस प्रेजेंट एट पोजीशन x एट टाइम t को। और आप क्यों कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाले वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अगर हम एक कांस्टेंट फेज को ऑब्जर्व करें, अगर डिस्टरबेंस के कांस्टेंट गिवन फेज का स्टडी करें, तो x माइनस वी टी इज कांस्टेंट। और इसको कांस्टेंट रहने के लिए, जब ये तो कांस्टेंट है, तो जब t बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो इसको बढ़ना पड़ेगा, सो दैट कि डिफरेंस जस का तस रहे। तो आगे के टाइम पर आगे के x पर सेम यही ऐसा ही डिस्टरबेंस मिलेगा। जैसा डिस्टरबेंस अभी यहां दिख रहा है, थोड़ी देर के बाद ऐसा ही डिस्टरबेंस इससे ज्यादा x पर दिखेगा। मतलब ये डिस्टरबेंस इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। और अगर आप y को अगर y को x माइनस वी टी का फंक्शन बनाइएगा, या t माइनस एक्स बाई वी का फंक्शन बनाइएगा, तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाले वेव को रिप्रेजेंट करेगा।
और अगर y को हम लोग अभी वन डायमेंशनल वेव की बात कर रहे हैं, ऐसे वेव की बात कर रहे हैं, ऐसे डिस्टरबेंस की बात कर रहे हैं जो x एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है, और अगर y को हम लोग x प्लस वी टी का फंक्शन बनाएं या t प्लस एक्स बाई वी का फंक्शन बनाएं तो ये निगेटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाले वेव को रिप्रेजेंट करेगा। अब सवाल उठता है कि कैसा फंक्शन। अगर हम कहते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 भी y x का फंक्शन है। y इज इक्वल टू साइन एक्स को भी आप कह सकते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x को भी आप कह सकते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो अगर आप कोई साइनोसॉइडल डिस्टरबेंस यहां पर प्रोड्यूस करें स्ट्रिंग के एक एंड पर, तो वही साइनोसॉइडल डिस्टरबेंस, वही हार्मोनिक डिस्टरबेंस आगे ट्रेवल करेगा। तो अगर y को हम लोग t माइनस एक्स बाई वी का या x माइनस वी टी का साइनोसॉइडल फंक्शन बना दें तो वो इस मीडियम में ट्रेवल करने वाले वेव को रिप्रेजेंट करेगा जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। तो उसका एक इक्वेशन लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a साइन, और साइन के साथ एंगल लगेगा तो उसको एंगल बनाने के लिए ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे t माइनस एक्स बाई वी। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया इस मीडियम में, इस कंटिन्यूअस मीडियम में पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाले प्रोग्रेसिव वेव का, जो v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मीडियम के पार्टिकल्स अपने अपने पोजीशन पर अगर न्यू फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं तो ओमेगा इज 2 पाई न्यू। और ये क्या बता रहा है? ये इक्वेशन बता रहा है मीडियम के पोजीशन x पर के पार्टिकल का टाइम t पर उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है। मतलब मीडियम के पोजीशन x पर का पार्टिकल एट टाइम t कितना से डिस्टर्ब्ड है, कितना से डिफॉर्म्ड है, अपने मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड है, कितना ऊपर या नीचे है, कितना राइट या लेफ्ट है, उसका वैल्यू ये बता रहा है। और इस इक्वेशन की मदद से आप इस मीडियम में ट्रेवल करने वाले वेव के बारे में कोई भी इक्वेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आप इसको इस मीडियम में ट्रेवल करने वाले वेव का इक्वेशन बोल सकते हैं। और किसी भी प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब जैसे अगर ये निगेटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाला वेव होगा तो यहां पर सिर्फ प्लस ले लेंगे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस एक्स बाई वी। अब यहां पर ये मैकेनिकल वेव था, स्ट्रिंग में ट्रेवल करने वाले वेव था, तो मीडियम रोल प्ले कर रहा था वेव को आगे बढ़ाने में। और यहां पर मीडियम के पार्टिकल्स, ये जो y है, a है, ये सारी चीजें किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। y क्या है? तो मीडियम के किसी गिवन पोजीशन पर के किसी गिवन पार्टिकल का उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना, उस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। a क्या है? तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है। और इस वेव के प्रोपगेशन में आप कहते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस है, तो कौन डिस्टर्ब्ड है? व्हाट इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड? तो मीडियम के पार्टिकल्स, और उनके डिस्टरबेंस की वजह से मीडियम के इलास्टिक चेन के थ्रू एक फाइनाइट स्पीड से डिस्टरबेंस मीडियम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रांसमिट हो रहा है। अगर लाइट वेव है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन है वो वेव, है प्रोग्रेसिव वेव। लाइट को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। मटेरियल मीडियम डज नॉट प्ले एनी रोल इन द प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव, इट इज डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वहां भी जवाब है कि वो किस चीज का डिस्टर्बेंस है, तो
कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्टरबेंस है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टरबेंस है। स्पेस के अलग अलग पोजीशंस पर के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यूज अलग अलग टाइम्स पर अलग अलग हैं, वो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड। तो अगर लाइट वेव है और वो वन डायमेंशनल लाइट वेव का इक्वेशन लिखना चाहें, अगर वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है तो उसका इक्वेशन भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको प्रेशर के डिस्टरबेंस के रूप में बता सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। जैसे साउंड वेव में प्रेशर डिस्टर्ब होता है मीडियम के अलग अलग पोजीशन पर, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के डिस्टरबेंस को आप फंक्शन बना दे रहे हैं पोजीशन और टाइम का, इस तरह का फंक्शन टी माइनस एक्स बाई वी का फंक्शन, तो वो उस मीडियम में ट्रेवल करने वाले डिस्टरबेंस को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। और वेव है तो वो लाइट वेव हो, साउंड वेव हो, स्ट्रिंग वेव हो, वाटर वेव हो, कोई भी वेव हो, अगर वेव है तो सारे वेव का इक्वेशन एक जैसा होगा। लाइट वेव को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। और ये किस चीज का डिस्टरबेंस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, और या B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टरबेंस है। तो अलग अलग तरह के वेव में अलग अलग तरह की क्वांटिटीज डिस्टर्ब हो सकती हैं। कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं पर स्ट्रिंग के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं पर वाटर के मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं पर प्रेशर डिस्टर्ब हो रहा है, डेंसिटी डिस्टर्ब हो रही है। सो दिस मे बी द डिस्टर्बेंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट केसेस इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स। और आपको पता है द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी इज दैट कि 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हो रही थी और क्वांटम कॉन्सेप्ट्स जन्म लेना शुरू कर दिया था। और 1915 तक क्वांटम मैकेनिक्स काफी मैच्योर हो चुका था। और 1915 में लुइस डी ब्रॉगली ने मैटर वेव की बात किया और वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई मटेरियल पार्टिकल है और उसका मोमेंटम p है, m मास का कोई मटेरियल पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है किसी इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव, तो उसका मोमेंटम p इज इक्वल टू mv है। तो है वो मटेरियल पार्टिकल, लेकिन उसके साथ एक वेव प्रॉपर्टी भी एसोसिएटेड होती है। इट इज ए मैटर एज वेल एज अ वेव, और वो h/mv इतना वेवलेंथ के वेव की तरह भी बिहेव कर रहा होगा। अब सवाल उठता है कि लाइट वेव में तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टरबेंस है, स्ट्रिंग वेव में मटेरियल के पार्टिकल का डिस्टरबेंस है, साउंड वेव में अगर गैसियस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रहा है प्रेशर का डिस्टरबेंस है, डेंसिटी का डिस्टरबेंस है, गैसियस मीडियम के लेयर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैटर वेव किस फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टरबेंस है? तो बहुत उस समय हम इसका जवाब नहीं खोज पाए, अप्रोप्रिएट जवाब। लेकिन अगर वेव है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि दिस इज सम काइंड ऑफ डिस्टरबेंस एंड दिस ऑल्सो मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय वेव इक्वेशंस। तो अब अलग अलग तरह के वेव्स के केस में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज या मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए लोगों ने प्रीफर किया कि हमें वेव का इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहिए।
जिसके अलग अलग फंक्शनल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि स्ट्रिंग वेव के ही केस में हम वेव का दो इक्वेशन लिखें, एक में y को t माइनस एक्स बाई वी का साइनोसॉइडल फंक्शन बनाएं और एक में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाएं और एक में अलजेब्राइक फंक्शन बनाएं, तीनों वेव में क्या फर्क है? तो वेव फॉर्म का फर्क है। तीनों के वेव फॉर्म्स अलग अलग होंगे, वाइब्रेटिंग मीडियम की प्रोफाइल अलग अलग होगी। तो अलग अलग वेव्स के लिए हम अलग अलग तरह के इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो हमें वेव का इक्वेशन, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो, हमें एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखना चाहिए कि एक इक्वेशन से, अब यहां क्या है, लाइट वेव का इक्वेशन लिखना है तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। अगर स्ट्रिंग वेव का इक्वेशन लिखना है तो Y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। साउंड वेव का इक्वेशन लिखना तो प्रेशर में लिखिए, डेंसिटी में लिखिए। नहीं, आप किसी भी वेव का इक्वेशन, साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, मैटर वेव हो, कोई भी वेव हो, वो स्ट्रिंग वेव हो, वाटर वेव हो, सब का इक्वेशन एक होगा, वेव का इक्वेशन। और उस इक्वेशन के कई फंक्शनल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो अलग अलग तरह के वेव को रिप्रेजेंट करेंगे। अलग अलग केसेस में उनके अलग अलग सॉल्यूशंस आएंगे, वो अलग अलग तरह के वेव्स को रिप्रेजेंट करेंगे। So people preferred to write equation of waves in differential form to generalize the things। अलग अलग वेव के लिए हम अलग अलग इक्वेशंस, अब वहां ये दिमाग नहीं लगाना शुरू करें कि यहां क्या डिस्टर्ब हो रहा होगा, किसके डिस्टर्बेंस को t माइनस एक्स बाई वी का फंक्शन बनाएं। नो, जस्ट इट समथिंग इज देयर, सम मैथमेटिकल क्वांटिटी इज देयर, समथिंग इज देयर which is a function of some variable, और उसके डिस्टरबेंस के रूप में हम उस वेव को रिप्रेजेंट करेंगे और उसके टर्म्स में हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो वो कैसे लिखा गया? तो किसी भी वेव का डिफरेंशियल फॉर्म में जनरलाइज्ड इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा कि कुछ भी मान लीजिए y कोई फंक्शन है x माइनस वी टी का या t माइनस एक्स बाई वी का, कुछ भी ले लीजिए, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, एंड इट रिप्रेजेंट्स अ वेव। अब जरा देखिए तो, अब y फंक्शन है एक से ज्यादा वेरिएबल का, x बदलेगा तब भी y बदलेगा, t बदलेगा तब भी y बदलेगा। तो अगर y का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में, या सम कांस्टेंट a इंटू सम फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी, ऐसा कहते हैं y को, तो डेल वाई बाई डेल एक्स अगर करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट ए बाहर आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करना एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई का मतलब इसका, और ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, ये चीज पहले इसका फंक्शन है, अगर ये जानिएगा तब इसको बता पाइएगा, और फिर ये एक्स का फंक्शन है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब हम t को वेरी नहीं करवा रहे हैं, हम सिर्फ x को वेरी करवा रहे हैं, t को कांस्टेंट मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे एफ एक्स माइनस वी टी का x माइनस वी टी के रेस्पेक्ट में, और फिर x माइनस वी टी का करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग एफ डैस्ट बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए एफ डैस्ट, और dx बाई डी एक्स इज 1, और वेव का स्पीड तो कांस्टेंट है और टाइम कांस्टेंट है, बिकॉज पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टाइम को इस ऑपरेशन के दरमियान कांस्टेंट मानेंगे। और अगर इसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल वाई बाई डेल एक्स मीन्स डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वेयर, ऐसा करें
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग इसको लिख सकते हैं ए फिर बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन एफ डैश का फिर होगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स माइनस वी टी के रेस्पेक्ट में, और फिर एक्स माइनस वी टी का होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये फिर से 1 हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं ए एफ डबल डैश्ड। एफ डैश्ड का एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो एफ डबल डैश्ड आ जाएगा। अब क्या कीजिए कि y का पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए t के रेस्पेक्ट में, तो फिर a बाहर, फिर वही चीज डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, एफ एक्स माइनस वी टी का एक्स माइनस वी टी के रेस्पेक्ट में, और फिर x माइनस वी टी का t के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा ए एफ डैश्ड, और जब t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मतलब इस ऑपरेशन के दरमियान हम x को वेरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ t वेरी हो रहा है, तो dx बाई डी टी विल बी 0, माइनस v आ जाएगा बाहर, dt बाई डी टी 1, तो इंटू माइनस v। और इसको अगर दोबारा एक बार और डिफरेंशिएट कर दे, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर a और एफ डैश का फिर करेंगे एक्स माइनस वी टी के रेस्पेक्ट में तो एफ डबल डैश आ जाएगा, माइनस वी तो है ही, ये तो कांस्टेंट है, और एक्स माइनस वी टी का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फिर एक बार माइनस वी आ जाएगा। तो डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वेयर इज वी स्क्वेयर ए एफ डबल डैश्ड, दैट इंप्लाइज del 2y by del t square is v square times a f double dash is del 2y by del x square। और ये डिफरेंशियल फॉर्म में किसी वेव का जनरलाइज्ड इक्वेशन है, ऐसे वेव का जो v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, हम लोग 1 डायमेंशनल वेव के लिए लिखे हैं, तो ऐसे वेव का ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है जो v स्पीड से x एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है, और ये किसी भी वेव में ये होल्ड करेगा। इस इक्वेशन को हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, इसके अलग अलग तरह के जनरलाइज्ड सॉल्यूशंस लिखे जा सकते हैं, और अलग अलग वेव के केस में इसके अलग अलग फंक्शनल फॉर्म्स में सॉल्यूशंस आएंगे जो उस पर्टिकुलर वेव का इक्वेशन होगा। तो वेव के जनरलाइज्ड इक्वेशन को अगर यहां y भी नहीं लिखना चाहें, y से ऐसा लगता है जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो किस चीज का डिस्प्लेसमेंट, अगर मैटर वेव की बात करें किस चीज का डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसको सीधे मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट के रूप में लिखना चाहें तो आप लिखिए डेल टू एफ, y इज फंक्शन ऑफ f, y can be written as a function of some variable f। तो इसको हम लोग ऐसा लिख दे सकते हैं, जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ वेव को हम लोग ऐसा लिख दे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल टू एफ बाई डेल टी स्क्वेयर इज वी स्क्वेयर डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वेयर। ये किसी वेव का जनरल इक्वेशन हो गया, और इसके सॉल्यूशन से अलग अलग तरह के वेव्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है। हम लोगों ने अभी तक जो भी इक्वेशन लिखा वो स्ट्रिंग वेव को मॉडल बना करके लिखा, लाइट वेव को मॉडल बना करके लिखा, उसको दिमाग में रख करके हम लोगों ने इन इक्वेशंस को डेराइव किया। तो ये इक्वेशंस कंटिन्यूअस मीडियम में ट्रेवल करने वाले वेव के इक्वेशंस हैं, जहां पार्टिकल कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्ट्रिंग है तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स जैसा है। लेकिन
क्रिस्टल क्या होता है, व्हाट इज ए क्रिस्टल? तो क्रिस्टल जो है वो रेगुलर एरे ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, एक रेगुलर एरे, रेगुलर अरेंजमेंट है, एक certain kind of regular arrangement of atoms or bases which are fixed at different lattice sites, that is called crystal. तो अगर वन डायमेंशनल क्रिस्टल की बात करें, आप कहेंगे कि साहब ये वेब वगैरह की बात आई ही क्यों? Why are we talking of all these things, talking about all these things, wave equation etc. तो अगर वन डायमेंशनल रेगुलर एरे ऑफ एटम्स का एक एग्जाम्पल हम लोग लें, 1D लैटिस की बात करें जिसके डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स पर कोई ना कोई बेसिस अटैच्ड है, और सिंपलेस्ट एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं कि बेसिस के रूप में एटम्स अटैच्ड हैं। तो क्रिस्टल में क्या होता है, एटम्स का डिस्क्रीट अरेंजमेंट है, कोई एटम यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स पर होंगे। एटम्स का या बेसिस का डिस्क्रीट अरेंजमेंट है, वो कंटिन्यूअस अरेंजमेंट नहीं है, वो रेगुलर एरे ऑफ एटम्स है, और वो आपस में सर्टेन फोर्स से बंधा हुआ है, एक दूसरे के साथ सर्टेन फोर्स से बंधा हुआ है। उसका आमतौर पर लोग मॉडल ऐसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, इक्वल डिस्टेंसेस पर एटम्स हैं, एंड दे आर बाउंड टुगेदर विथ सम काइंड ऑफ फोर्स। ऐसा लगता है जैसे वो स्प्रिंग्स से अटैच्ड है, वो स्प्रिंग्स से अटैच्ड है, इस तरीके से। तो आमतौर पर हम लोग दिमाग में ये बात रख करके सारी बातें करते हैं। सॉलिड क्रिस्टल के केस में, सॉलिड्स के केस में, किसी क्रिस्टलोग्राफिक सॉलिड स्ट्रक्चर के केस में, ये जो एटम्स होते हैं वो अपने अपने लैटिस साइड्स पर फिक्स्ड होते हैं, बट इट इज नॉट द केस एक्चुअली। अगर एटम्स फिक्स्ड होंगे तो उस क्रिस्टल के एलोंग, उस क्रिस्टल के थ्रू साउंड वेव ट्रैवल नहीं करेगा, बिकॉज अभी आपने देखा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम को डिस्टर्ब होना पड़ता है। साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव। तो अगर कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, कोई सॉलिड है, और उस सॉलिड से साउंड ट्रैवल करता है, तो उसके जो डिफरेंट बेसिस हैं, जो डिफरेंट लैटिस साइड्स पर एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, जो भी है, उसको अपने पोजीशन पर डिस्टर्ब होना पड़ेगा, उसको वाइब्रेट करना पड़ेगा। कंडक्शन के मेथड से हीट का ट्रांसपोर्ट सॉलिड्स में होता है। और कंडक्शन क्या है? कंडक्शन में जब आप हीट देते हैं तो हर एटम या मॉलिक्यूल उस हीट को लेकर के अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ाता है, वो वाइब्रेट करता है, वो डिस्टर्ब होता है। और अगर आप कहते हैं कि सॉलिड के अंदर हर दो एटम सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स से बंधे हुए हैं, जैसा लगता है जैसे दोनों स्प्रिंग से बंधे हुए हों, तो अगर ये डिस्टर्ब होगा तो इसका डिस्टर्बेंस इसको ट्रांसफर होगा थ्रू द इलास्टिक चेन ऑफ द मीडियम। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि किसी एक लैटिस साइड पर के बेसिस को आप डिस्टर्ब कर दीजिए, एटम को डिस्टर्ब कर दीजिए, और उसके बाद दूसरा कोई भी लैटिस साइड डिस्टर्ब न हो, दूसरा कोई भी एटम डिस्टर्ब न हो। अगर कहीं पर भी आप डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे, then that disturbance will be communicated to other sites also. So a wave travels in solids also, in crystalline structures also. हम लोग थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं, उसको भी इसी मॉडल पर एक्सप्लेन करते हैं कि सॉलिड के अंदर जो उसके एटम्स होते हैं
वो अपने अपने लैटिस साइट्स पर ऑसिलेट करते रहते हैं बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड से। और जब आप हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो थर्मल एनर्जी लेकर के उसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और कभी तो वो अपने इक्विलिब्रियम सेपरेशन से काफी दूर चले जाते हैं, कभी अपने इक्विलिब्रियम सेपरेशन की तुलना में काफी नजदीक आ जाते हैं। और जब नजदीक आते हैं तो काफी लार्ज रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर, और जब दूर जाते हैं तो उनके बीच की दूरी काफी ज्यादा हो जाती है, तो अट्रैक्टिव फोर्स कंपैरेटिवली कमजोर होता है। इसलिए इक्विलिब्रियम सेपरेशन से ज्यादा डिस्टेंस पर ज्यादा देर तक रहते हैं और कम डिस्टेंस पर कम देर तक रहते हैं, इसलिए एवरेज सेपरेशन बढ़ जाता है। और वही वजह है थर्मल एक्सपेंशन का, वही वजह है टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिड्स के एक्सपैंड करने का। ऑल दिस फेनोमेना आर एविडेंसेस ऑफ द फैक्ट कि सॉलिड के अंदर डिफरेंट लैटिस साइट्स पर पोजीशन्ड जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, जो बेसिस है, इट मे गेट डिस्टर्ब्ड and a disturbance, a wave may propagate through such crystalline solids also। लेकिन अगर वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स, डिफरेंट लैटिस साइट्स पर स्थित एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बेसिस अगर वाइब्रेशन कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, और उसके वजह से जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो रही है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कम्युनिकेट हो रहा है, लैटिस वाइब्रेशन, इसीलिए हमने इसका नाम दिया था। तो उस मीडियम में ट्रेवल करने वाले वेव का इक्वेशन क्या ऐसे लिखा जा सकता है? ये तो कंटिन्यूअस मीडियम में ट्रेवल करने वाले वेव का इक्वेशन है, वहां तो कंटिन्यूअस है ही नहीं, वहां तो डिस्क्रीट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, एटम्स का डिस्क्रीट अरेंजमेंट है। तो इस तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जहां मीडियम कंटिन्यूअस है ही नहीं, वहां आप रेट ऑफ चेंज को या सेकेंड डेरिवेटिव को, ये तो कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए इस तरह के डिफरेंशियल फॉर्म्स में डिनोट होते हैं ये क्वांटिटीज। जहां पर डिसकंटिन्यूअस मीडियम है, जिस मीडियम के अंदर उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ट्रैवल करने वाले वेव्स का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? क्या ये इक्वेशन वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ट्रैवल करने वाले वेव्स के लिए होल्ड करेगा? और अगर नहीं तो इसमें क्या करेक्शन करने की जरूरत है, इसकी बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।